So dear students, good afternoon. Today we have another topic of stress management, that is mitigating organizational stress. Yeah, we can say uh, mitigating job stress, organization stress at organizational level. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मिटिगेटिंग है क्या. मैनेजमेंट, मिटिगेशन, मॉडरेशन एंड प्रिवेंशन, ये तीन चीजें हैं इसमें. तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रिवेंशन के बारे में बताया. प्रिवेंशन का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया, कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाली जो कंडीशंस हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, या तो कंडीशंस को रिमूव करना या जो स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेस उनको अल्टर करना. तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कि उसको स्टार्ट होने से ही उसको रोकना, ठीक है. एक तरह से आप चाहे तो पूरी तरह से उस कुछ खास तरह के स्ट्रेस को ऑर्गेनाइजेशन में से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन बहुत तरह के ऐसे स्ट्रेसेस हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें मॉडिफिकेशन जरूर थोड़ा बहुत कर सकते हैं. उनके जो सीरियसनेस है उसके इम्पैक्ट को जरूर हम कर सकते हैं. कब तो मिटिगेशन का है कि मिटिगेशन डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ एक्शन that is used to reduce the severity or negative consequences of stress. ठीक है. तो जो भी एक्शन हम लेते हैं मिटिगेशन में, वो जो सीवियरिटी है स्ट्रेस की या जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की जो सीवियरिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है. तो इसकी जो सीरियसनेस है, उसका पेनफुलनेस है, उसकी फोर्स है, उसका जो दुख है, कष्ट है, उसको जो है कम करने में जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स, जो भी काम हम करते हैं वो मिटिगेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है. और मिटिगेशन डज नॉट रिमूव नेगेटिव सिचुएशन इंटायरली बट मेरली रिड्यूस देम. जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनको पूरी तरह से वो रिमूव नहीं कर सकता. जैसे इसमें आप देखें, जो मैंने प्रिवेंशन में बताया कि अगर किसी मशीनरी की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो मशीनरी को रिप्लेस किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर इंटायर सिचुएशन को हम जो है नहीं रिमूव कर सकते हैं, बस उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है. हालांकि जो स्ट्रेटजीज हैं ज्यादातर ओवरलैपिंग है, ठीक है, क्योंकि सब स्ट्रेस मैनेजमेंट के ही अंतर्गत आता है. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्ट्रेस मैनेजमेंट में ही प्रिवेंशन भी है, मिटिगेशन भी है और मॉडरेशन भी है, ठीक है. तो मॉडरेशन में क्या होता है कि जो दो वेरिएबल्स के बीच जो इन्फ्लुएंसिंग जो तीसरा थर्ड वेरिएबल होता है उसके इम्पैक्ट को जो है घटाया बढ़ाया जाता है. पहले उसमें हमको ये देखना होता है कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि स्ट्रेस परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हेल्थ या वेलबींग के बीच जो है, या स्ट्रेस और जो आउटकम वेरिएबल्स है उनके बीच मॉडरेशन का रोल प्ले करते हैं, और फिर वो कैसे उनको कम ज्यादा करके जो है स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है. तो यहाँ पे हम लोग जो ज्यादातर चीजें बात कर रहे हैं वो मिटिगेशन के सेंस में है, ठीक है, कि हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इन वर्क सिचुएशन. अब ऊपर मार्शल्स कहते हैं कि जो ये मिटिगेशन का जो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि पहली चीज कि टू recreate social, psychological and organizational environment in the workplace to encourage greater autonomy and participation in that. इसके थ्रू जो है हम मिटिगेशन कर सकते हैं. दूसरी चीज वो कहते हैं कि टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन वर्क एंड फैमिली. ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है मिटिगेशन के लिए. थर्ड वन इज ट्रेनिंग एम्प्लॉय to clarify role and understanding and resolve difficulties related to interpersonal relationship within organization. And fourth one is to create organizational climate to encourage communication, openness and trust. So mitigation जो है एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस का जो मिटिगेशन है, अगर हम इस तरह के प्रोसेस करते हैं
तो हम उसको मिटिगेट कर पाते हैं। ये कूपर मार्शल का एक मतलब उनके जो रिसर्चेस थी उसका एक कह सकते हैं कि जिस्ट था। लेकिन हम लोगों को डिटेल में इसको देखना है तो हम एक एक फैक्टर्स करके उसको देखेंगे। और सबसे पहले मिटिगेशन में जो है हम देखें कि वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस बाय यूजिंग जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। तो वी कैन मिटिगेट द स्ट्रेस बाय यूजिंग जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच क्या है? तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी है जो हैकमैन एंड ओल्डम, मैं ज्यादातर अभी जो बताने जा रहा हूँ उसमें ज्यादातर चीजें मुझे लग रहा है कि एचआरएम में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा और ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच भी पढ़ाया होगा। तो हमें बस यहाँ देखना है कि स्ट्रेस के टर्म में इस चीज को कैसे यूज करना है। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक जो थ्योरी है हैकमैन ओल्डम की द्वारा प्रपोज की गई है और इसमें ये बताया गया है कि जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो जॉब आउटकम को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ जॉब सेटिस्फैक्शन को भी। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है कुल फाइव मेन कंपोनेंट माने गए हैं। जो है उसमें है स्किल वैरायटी, टास्क स्किल वैरायटी, टास्क वैरायटी, ठीक है, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, ये 5 चीजें, ठीक है। उसी को आप यहाँ पर एक डिटेल पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। दिस इज द कोर जॉब डायमेंशन, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस, ठीक। ये चीजें क्या करती हैं? स्किल वैरायटी का मतलब होता है कि आप जो जिस जॉब सिचुएशन में हाउ मच स्किल यू आर यूजिंग, ठीक है। और टास्क आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो आप टास्क कर रहे हैं उससे आपकी पहचान बनती है कि नहीं, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि हाउ मच दैट वर्क या दैट टास्क इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और उस टास्क की जो है कोई पहचान है कि नहीं है, ठीक है। और उस टास्क जो कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसमें आप कितने तरह के स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तीनों चीजों से मिलकर जो क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट उत्पन्न होता है उसको हैकमैन ओल्डम कहते हैं कि ये जो है मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। मीन्स अगर आपने जॉब पे अलग अलग स्किल जो है यूज करते हैं, आपका जो टास्क है बहुत महत्वपूर्ण है और उस टास्क की आइडेंटिटी है, मतलब पहचान है, तो ये आपको लगेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है। ऑटोनॉमी जो होती है कि हाउ मच यू आर फ्री टू टेक द डिसीजंस। सो ऑटोनॉमी क्या है कि डिसीजंस को वो किस तरह से बताती है कि हाउ मच यू आर फ्री टू टेक द डिसीजंस। So this autonomy will create a psychological state of experience responsibility for outcome the work. Okay. And feedback is the fifth component. तो फीडबैक में क्या है कि इसके द्वारा मतलब जो भी आपको जो आप काम करते हैं उसके बदले में आपको फीडबैक जो दिया जा रहा है, तो ये क्या करता है कि ये दिस क्रिएट अ साइकोलॉजी नॉलेज ऑफ एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द वर्क एक्टिविटी। अब इन तीनों जो है साइकोलॉजिकल स्टेज से ये तमाम तरह के पर्सनल आउटकम्स या वर्क आउटकम है, जैसे हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, हाई क्वालिटी या वर्क परफॉर्मेंस, हाई सेटिस्फैक्शन विद वर्क एंड लो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो अगर ये क्या मॉडल ये शो कर रहा है कि अगर आप इस मॉडल को यूज करते हैं प्रॉपरली, मीन्स जो काम व्यक्ति कर रहा है उसको ऐसा जॉब दिया जाए जिसमें वो अपने अलग अलग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होगा, उसकी जो टास्क है वो महत्वपूर्ण हो, उसकी एक पहचान हो, ठीक है, ही इज फ्री टू टेक द डिसीजंस एंड intermediate or frequent feedback is being given on his work performance। तो इससे जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में कैसे यूज होगा, ठीक है। जब आपके पास स्किल ज्यादा है और आपको काम करने नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो आप स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपको करने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, तब वहां पर दिक्कत। या फिर ऐसे काम दे दिए जाते हैं जिसकी पहचान नहीं, या ऐसा काम दे दिया गया जो आपके मतलब संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, क्लरिकल
काम है, मान लीजिए आपको, आप मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, कोई ऑटोनॉमी नहीं है आपको डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। हर चीज जो है उसमें क्या कहते हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, और आपने काम अच्छा किया कि नहीं किया, फीडबैक भी नहीं मिला। सो दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप काम करके जैसे जाते हैं, एग्जाम देके जाते हैं, चाहते हैं ना कि रिजल्ट हमें मिले, ठीक है, तो उस तरह से ये सब सारी चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो स्ट्रेस को एक तरह से रिड्यूस कर पाएंगे वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होगा कि इसमें जो मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर है, इसमें स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 3, एंड दीज थिंग्स आर मल्टीप्लाई बाय ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। तो ऑटोनॉमी और फीडबैक मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट इस जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच में प्ले करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, ये तो एक अप्रोच हुआ। नाउ मिटिगेटिंग स्ट्रेस बाय यूजिंग जॉब रीडिजाइन। जॉब रीडिजाइन, डिजाइन क्या है, और मैंने आपको बताया था पहले भी जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा रहा था तो जॉब डिजाइन के बारे में बताया था, ठीक है। तो रीडिजाइन करना है आपको। जॉब रीडिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज to better align role with the changing environment inside and outside the organization। या उसी को दूसरे रूप में अगर देखें तो उसको कह सकते हैं कि restructuring the elements including tasks, duty and responsibilities of specific job in order to make a more encouraging and inspiring for the employee or the worker is known as redesign। मतलब उसके जो टास्क है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रीअलाइनमेंट करना, ताकि जो है वो ज्यादा इफेक्टिव फील करे, ज्यादा अपने आप को सही फील करे, ठीक है। तो जो है ये जॉब रीडिजाइनिंग करते कैसे हैं, तो अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस इंक्लूड्स रिवाइजिंग, एनालाइजिंग, अल्टरिंग, फॉर्मिंग एंड reshuffling the job related content and dimensions to increase the variety of assignment and function to motivate employee to make them feel as an important aspect of organization। Main objective of conducting job redesign is to place the right person at the right job and get maximum output while increasing their level of satisfaction। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि why this job redesigning is important, because इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्लेस अ राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है। अगर आप एक जो है बहुत हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति को जो है लो फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, या लो क्वालिफाइड को हाई फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट में डालते हैं, तो दोनों के लिए वो स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। दोनों उसमें जो है तनाव महसूस करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं पर्सन फिट या जॉब फिट थ्योरी जो है, उसी के अनुसार जॉब को ऐसे रीडिजाइन करना कि जो जिसके योग्य हो, ठीक है, जो कार्य जिसके योग्य हो वो उसको करने को दिया जाए, मिले, तो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जॉब रीडिजाइनिंग का प्रोसेस आपको पता होगा, ठीक है। रिवाइजिंग द जॉब कंटेंट, एनालाइजिंग द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अल्टरिंग द जॉब एलिमेंट, reforming job description and specification, and reshuffling job related tasks and duties। This is the redesigning process। अगर if we talk about the techniques of job design या redesign, तो ये जो है उसके टेक्निक्स हैं। देखिए इसमें सब सारी चीजें हैं। नॉर्मली आपको रोटेशन, इनलैर्जमेंट और ये इनरिचमेंट मिलता है, ठीक है। लेकिन दो और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, जॉब सिंप्लीफिकेशन और जॉब री इंजीनियरिंग। जॉब रोटेशन का मतलब आपको मालूम है, रोटेशन का मतलब कि एक व्यक्ति को जहाँ एक जगह काम कर रहा है उसको दूसरी जगह, और दूसरा जहाँ काम कर रहा है उसको पहली की जगह पर भेज देना, रोटेशन, ठीक है। आपको अलग अलग तरह के कार्य करने के मौके मिलते हैं, ठीक है। इससे जो कहते हैं कि मोनोटोनस जो स्थिति है वो नहीं हो पाती, मोनोटोमी नहीं होती, आपको फटीग बहुत कम ज्यादा जो होता है वो चेंज हो सकता है। इनलार्जमेंट और इनरिचमेंट में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है।
इनलार्जमेंट का मतलब होता है आपके कार्य को बढ़ा देना, ठीक है, ज्यादा कार्य देना। क्वालिटेटिव जब होगा तो इनरिचमेंट, और क्वांटिटेटिव जब होगा तब इनलार्जमेंट। आपको ज्यादा कार्य दे देना जो होता है वो इनलार्जमेंट है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य दे देना जो होता है वो इनरिचमेंट। ये बेसिक डिफरेंस है। इनरिचमेंट में आपको ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा ऑटोनॉमी जो है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया जाता है। और इनलार्जमेंट में अमाउंट ऑफ वर्क बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों का है। और जॉब सिंप्लीफिकेशन भी है रीडिजाइनिंग में। अगर जॉब बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन है, तो उसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। और अगर मशीनों के इस्तेमाल से है हो रहा है कोई काम, उसको री इंजीनियरिंग भी किया जा सकता है। तो री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसको फिर से सफल किया जा सकता है, ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन इन इंजीनियरिंग, these two are also important aspect of job redesign। जैसे जॉब आपने इस तरह का सोच के बनाया हुआ कि बहुत जो है इस तरह का कि बहुत कठिन हो। जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई की किताबें, अगर आप मास्टर में पढ़ रहे हैं तभी भी सीबीएसई किताबें पढ़ेंगे, अगर साइकोलॉजी की तभी भी आपको लगेगा कि नहीं बहुत कुछ है लैकिंग जो हम अभी नहीं जानते हैं, +2 लेवल की किताबें। मतलब हिंदुस्तान के सारे विद्वान मिलकर अपनी सारी विद्वता उन किताबों में झोंक दिए, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है? तो वो आपके लेवल के ही से भी कठिन महसूस होती है। पीपीटी दिख रही है संजय? अभी नहीं सर, इसके पहले दिख रही थी। कुछ वो हो गया है, शेयरिंग में प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। यस सर, अब ठीक है। तो एडवांटेज क्या है जॉब रीडिजाइन का? तो इट इनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एम्प्लॉय ऑन जॉब प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज राइट पर्सन जॉब फिट। ये सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेस के लिए है, ठीक है, क्योंकि जब सही व्यक्ति को सही काम दिया जाता है तभी वो कंफर्टेबल होता है। मैंने दोनों कंडीशन बताया कि अगर ज्यादा क्वालिफाइड को लो फैसिलिटेटिंग जॉब हो, चाहे लो लो क्वालिफाइड को हाई फैसिलिटेटिंग जॉब दी जाए, तो वहां पर स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो रीडिजाइनिंग के द्वारा जो है हम लोग स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज द मिटिगेटिंग स्ट्रेस बाय यूजिंग गोल सेटिंग एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये भी आपको पढ़ाया गया होगा वो भी एचआरएम में। अब ये देखिए कि ये एमबीओ के बारे में आपको पता है, गोल सेटिंग थ्योरी जो लाकर लाथम के द्वारा दी गई थी, ठीक है, और उसी का एक अप्लाइड एस्पेक्ट एक तरह से एमबीओ है, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ सिस्टम फॉर इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस वेयर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ज्वाइंटली क्रिएट ऑब्जेक्टिव। दोनों मिलके ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, मैनेजर और उसका है एम्प्लॉय, दोनों मिलकर। महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, ये इस थोड़ा बहुत इसको देखें तो ये पीटर ड्रकर ने जो अपनी एक बुक लिखी थी 1955 4 में, उसकी बुक का नाम था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें इसको इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उनका कहना था कि जो है एम्प्लॉय ऑफन लॉस इनसाइट of their objectives because of an activity trap. When we get to involve in our current activities, we forget the original purpose. Okay? And with the MBO, we jointly agree on common identified goal with the help to eliminate the activity trap and keep us focused and aligned to our goal.
तो जो जो काम हम करने के लिए जॉब ज्वाइन किए हैं या जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बात ज्यादातर जो ऐसे इधर उधर की जो एक्टिविटीज मिलती हैं उनसे ट्रैप होके आप जो है मेन ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। तो जब फिर हम ऑब्जेक्टिव फिर से तय करते हैं तो आप फिर से उस पर रिटर्न होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो एमबीओ प्रक्रिया जिसमें मैनेजर और जो है उसके एम्प्लॉयज मिलके ये तय करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा और कैसे उसको प्राप्त करना है। ये प्रोसेस है कैसे कैसे ये एमबीओ वर्क करता है। तो सबसे पहले रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, मॉनिटर इट, इवेल्युएट इट एंड रिवार्ड इट। ये स्टेप्स है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले उसको देखिए, संगठन का लक्ष्य क्या है। फिर एम्प्लॉय के लिए उसके अनुसार एक ऑब्जेक्टिव तय करिए कि आपको इसमें क्या काम करना है, और फिर उसका पीरियोडिकल फीडबैक लेते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, देन उसको इवेल्युएट करिए और उसको रिवार्ड, मतलब एक तरह से फीडबैक के रूप में, रिवार्ड के रूप में फीडबैक और पुरस्कार, या जो भी उसको चीजें सही किया या उसमें चेंज की आवश्यकता है। तो ये एक प्रक्रिया है एमबीओ की, एक वेरी सिंपल प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव, मॉनिटर प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक एंड रिवार्ड परफॉर्मेंस। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हाउ डज एमबीओ वर्क, अगर आप देखें तो ये क्या है कि एक जो है रिजल्ट ड्राइवन स्ट्रेटेजिक अप्रोच, ठीक है, जिसमें परिणाम के आधार पर आप चलते हैं। आप काम करते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं, उनको आप इवेल्युएट करते हैं और फिर आप प्रोग्रेस देखते हैं कि आप लक्ष्य के करीब हैं कि नहीं है। ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर से उसको अपने वर्क को रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव, जब इसका डिस्कस किया जाता है तो ये कोलैबोरेशन होता है, दोनों मिल के करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैनेजर्स जो है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए फ्रीडम देता है और उसके एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट तैयार करता है। ठीक है, ताकि वो उसके लिए उस एम को, उस टारगेट को अचीव कर सके। ठीक, मेन जो चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कि व्हाई डज एमबीयू वर्क, वर्क क्यों करता है, तो पहली जो चीज है वो है एम्प्लॉय का और उसके मैनेजर का, या कहें मैनेजर और सबॉर्डिनेट का पार्टिसिपेशन इसमें दोनों का इक्वल। ठीक है, और मैंने आपको पार्टिसिपेशन के बारे में भी पढ़ाया है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो जब जिस चीज में आपका पार्टिसिपेशन होता है उसका स्ट्रेस अपने आप होता है। कोई चीज आपके ऊपर थोपी जाती है, जैसे कहा गया कि आपको एक काम करना है, और दूसरी चीज जिसमें आप खुद बैठ कर तय करते हैं कि आपको ये करना है। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेशन है वो महत्वपूर्ण होता है, वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि उसमें जो उसका रोल है उसके बारे में अवेयर होता है, उसको क्या करना है, उसकी भूमिका क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसमें ज्वाइंट गोल सेटिंग और ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एक तरह से एम्प्लॉय और उसका मैनेजर दोनों मिलके, ठीक है, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और जिसकी वजह से ये स्पीडी प्रक्रिया होती है, जहां आप को डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है वो भी रिड्यूस करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें जो है सपोर्ट लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, जो क्योंकि मैनेजर खुद आपके साथ चाहता है कि आप उस टारगेट को पूरा करें। ठीक है, तो जो है सपोर्ट लेवल हाई होता है। ठीक है, और इसमें कम्युनिकेशन भी प्रभावी होता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट भी मिलता है। इन सब सारी चीजों से आप अपने टारगेट को प्राप्त कर पाते हैं और आपका जो है स्ट्रेस रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इसमें है मिटिगेटिंग स्ट्रेस बाय परफॉर्मेंस फीडबैक। फीडबैक की चर्चा हमने पहले भी की थी और यहाँ थोड़ा सा अलग से भी कर ले रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि उसका कोई ना कोई फीडबैक आपको मिले। ठीक है, और खासतौर से फीडबैक पॉजिटिव सेंस में हो। अगर देखिए
फीडबैक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सेंस में होना चाहिए। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव सेंस में अगर होता है तो स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, जब आप, हर आदमी चाहता है कि जो काम वो किया है उसके लिए उसको जो है प्रशंसा मिले, सम्मान मिले, रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है उसके एंगेजमेंट को और बढ़ा देती है। ठीक है, जब भी आप कोई फीडबैक दे रहे हैं इस पर ध्यान देना होता है। यू हैव टू प्रोवाइड पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, अगर आप जिस तरह का फीडबैक देते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो वो ज़्यादा हैप्पियर और कंफर्टेबल फील करता है, और जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस का लेवल लो हो जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग या मिटिगेटिंग जॉब स्ट्रेस बाय रोल इफिकेसी। रोल इफिकेसी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, और खासतौर से उदय पारिक का जो है वर्क इंडिया में है। बानुरा ने सर्टिफिकेसी पर काम किया था, सोशल जो है लर्निंग थ्योरी इनकी थी। और बानुरा का मानना है कि सेल्फ इफिकेसी जो है क्या है कि डिस्क्राइब पीपल्स इंटरनल बिलीफ अबाउट देयर एबिलिटी टू हैव एन इम्पैक्ट एंड इवेंट दैट अफेक्ट देयर लाइफ। So, in terms of Bandura, self-efficacy is an individual belief that he or she can produce a desired goal. उसी तरह रोल इफिकेसी होती है, and role efficacy would mean potential effectiveness of an individual occupying a particular role in organization. Role efficacy is a potential effectiveness of the role. Potential effectiveness, जो भूमिका आप कर रहे हो कितनी प्रभावी है संगठन में, वो आपके रोल इफिकेसी है। अब रोल इफिकेसी के कई कंपोनेंट हैं, जिसमें आप देखें 1 2 3 डायमेंशन है, जैसे रोल मेकिंग से जो है रोल सेंटरिंग है, रोल लिंकिंग है। रोल मेकिंग में सेल्फ रोल इंटीग्रेशन, प्रोएक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कन्फ्रंटेशन ये सब आता है। और रोल सेंटरिंग में सेंट्रलिटी, इन्फ्लुएंस एंड ग्रोथ है। रोल लिंकिंग में इंटर रोल लिंकेज, हेल्पिंग रिलेशनशिप एंड सुपर ऑर्डिनेट। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि यहाँ पर जो है स्ट्रेस के टर्म में चेंज द रिएक्टिव रोल टेकिंग टू प्रोएक्टिव रोल टेकिंग। ठीक है, किसी चीज को जैसे रिएक्टिव रोल टेकिंग, तब आपको कोई कंप्लेन मिले तब किसी चीज पर काम करने से बेहतर है आप उस प्रॉब्लम का जो जो प्रॉब्लम अराइज होने वाली है उसको पहले से ही सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी कि आप जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोएक्टिव टर्म में हो, रिएक्टिव टर्म में नहीं। ठीक है, कोई समस्या आ जाए उस पर समाधान करने से बेहतर है कि जो भी आप अपना जॉब कर रहे हैं वो प्रोएक्टिव टर्म में करें। तो ये मेन इसमें चीज है कि प्रोएक्टिव रोल टेकिंग विल रिड्यूस दिस लेवल ऑफ स्ट्रेस और मिटिगेट स्ट्रेस। और 6 जो महत्वपूर्ण कंडीशन है कि कन्वर्ट बर्नआउट सिचुएशन इनटू ग्लो अप सिचुएशन। बर्नआउट सिचुएशन क्या है, जैसे होस्टाइल है, डिसफंक्शनल है, अवॉइडेंस है, एलिनेशन है, स्ट्रेस प्रोन है, डिस्ट्रेस है, हाइपर है, इनको चेंज करना है। होस्टाइल एनवायरनमेंट को आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रखना है, जो डिसफंक्शनल है, फंक्शनल टॉक है, उसको फंक्शनल में करना है। अवॉइडेंस अप्रोच को जो है अप्रोच में करना है, एलिनेशन को सपोर्टिव में कन्वर्ट करना है। स्ट्रेस प्रोन अगर कंडीशन है तो आपको उसको स्ट्रेस रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट करना है, डिस्ट्रेस को यू स्ट्रेस में, एंड हाइपर है हाइपो ऑप्टिमिज्म। ये जो है ये कि बर्नआउट सिचुएशन को अगर आप ग्लो अप सिचुएशन में कन्वर्ट करते हैं तो अपने आप जो है स्ट्रेस मिटिगेट हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज का नेगेटिव जो है देखना, जैसे कि होस्टाइल बहुत ज्यादा हर चीज पर चिल्लाना, उससे ज्यादा अगर आप सपोर्टिव हर चीज का जो डिसफंक्शनल एस्पेक्ट देखने के तुलना में अगर फंक्शनल आप देखते हैं, किसी चीज को अवॉइड करने के जगह आप अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है एलिनेट यानी पृथक होने के, जैसे कि किसी भी परिस्थिति से अपने को अलग करने के बजाय उसको सपोर्ट करना। स्ट्रेस प्रोन की जगह स्ट्रेस रेजिस्टेंट बनना। ठीक है, आपकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता हो तो आप जो है लोगों के और जो स्ट्रेस क्रिएटिंग कंडीशन है उसको कैसे जो है हैंडल करना है। तो ये सब सारी चीजें जो है अगर कन्वर्ट कर दी जाए, मतलब एक तरह से ये बहुत से आप इंडिविजुअल के जो है पर्सनालिटी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इसको आप चेंज करके भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज, इम्प्लीमेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में पढ़ाया गया होगा। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अ लीडरशिप स्टाइल इन विच leaders encourage, inspire, and motivate employees to innovate and create change that will help grow and shape the future success of the company। ठीक है, थोड़ा इसमें कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स हैं। और कई जगह लीडरशिप सपोर्ट की बात होती है कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए लीडर्स को, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है कि कई बार ये जो है ना कि इनोवेट एंड क्रिएट चेंज, जब आप चेंज की बात करते हैं तो चेंज अपने आप में स्ट्रेस लेके आता है। तो कई बार जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्ट्रेस को बढ़ा देता है। लेकिन अगर उस चेंज के लिए आप पहले से प्रिपेयर हैं, ठीक है, और बाकी जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वगैरह का टेक्निक यूज कर रहा है एम्प्लॉय, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर पाते हैं, मिटिगेट कर पाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस एंड जॉब कंट्रोल के थ्रू कैसे इसको मिटिगेट किया जाए, तो जस्टिस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस रेफर टू द एम्प्लॉय परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इन वर्कप्लेस। फेयरनेस इन वर्कप्लेस, these perception can be classified into 4 category: distributive, procedural, information and interact। अब ये अलग अलग प्रकार है। सबसे बड़ी चीज है कि परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। जैसे भी फेयर जो है परसेप्शन जो है अनफेयर होता है, कि जैसे लगता है कि आपको आपके काम के बदले जो वेतन मिल रहा है, जो पुरस्कार मिल रहा है, जो प्रमोशन मिल रहा है, वो उसके प्रोपोर्शन में ठीक नहीं है, तो वो आप स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, सेम सिमिलर काम के लिए किसी को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, सिमिलर काम के लिए किसी को ज्यादा सैलरी मिल रही है, आपको कम मिल रही है। ठीक है, या इस तरह का होता है, तो वहां पर जो है इनजस्टिस, या ये जस्टिस जो है मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हो सकती है, संसाधनों का वितरण, प्रोसीजरल फॉर्म में होती है, मतलब प्रोसेस किसी चीज का कैसा है। ठीक है, जैसे प्रमोशन का प्रोसेस है, अगर वो सही नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल जस्टिस होती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इंटरपर्सनल जस्टिस जो होती है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन और ट्रीटमेंट, जैसे बॉस बॉस आपको बहुत पसंद नहीं करता हो, दूसरे को बहुत पसंद करता हो, चाहे जिस भी कारण से हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है, कैसे किसी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैसे उसके साथ इंटरेक्शन, और जस्टिस परसेप्शन जहाँ ही बायस्ड होता है, नेगेटिव होता है, वहां पर स्ट्रेस अपने आप बढ़ जाता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस जो है वो इम्प्रूव करके, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस इम्प्लान करके जो है हम स्ट्रेस को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो इसमें जो चीज थी, दूसरी जो है वह इस ये जो जॉब कंट्रोल की बात हो रही थी, तो इसको समझने के लिए आपको ये कारासेट का जॉब कंट्रोल डिमांड मॉडल देखना होगा। उन्होंने एक जो है जॉब डिमांड एंड कंट्रोल मॉडल दिया था, और उसकी जो है ये अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या साइकोलॉजिकल स्टेट बनता है उसका ये उन्होंने जिक्र किया है। तो ये जो है जॉब कंट्रोल है, ये जो है आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे जैसे बढ़ता है कंट्रोल बढ़ रहा है। उसी तरह जॉब डिमांड है, जैसे ऊपर जाते हैं आप, एक कंडीशन वो है जहाँ पर आपका कंट्रोल कम है और डिमांड भी कम है, ये पैसिव स्टेट होता है। ठीक है, मतलब आपका बहुत नियंत्रण भी नहीं और डिमांड भी नहीं है। दूसरी का क्या कंडीशन है कि कंट्रोल ज्यादा है और डिमांड कम है, तो लो स्ट्रेन। और एक खास तौर से जैसे आप ऐसे पोजीशन में हो जिसमें आप मतलब लीड कर रहे हो, और आप अपने सबॉर्डिनेट को सारे काम बांट दिए हो, खुद काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको 4 घंटा काम करना है तो आप 40 मिनट काम कर रहे हैं, जिसको 8 घंटा काम करना है उसे आप 18 घंटा काम करवा रहे हैं। तो वहां पर ये लो स्ट्रेन की कंडीशन होगी। हाई स्ट्रेन कब होगा, जब आपका कंट्रोल कम हो लेकिन डिमांड ज्यादा हो, आपको काम बहुत ज्यादा करना हो लेकिन काम के ऊपर आपका कंट्रोल कम होता है। और यहाँ देखिए जॉब ये एक्टिव पोजीशन है जिसमें दोनों ज्यादा होते हैं। ठीक है,
तो ज्यादातर जो कंडीशन है ये वाली तो बहुत कम होती है, स्ट्रेस के लिए यही है ज्यादा। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीजें देखने को मिलती है, चाहे पब्लिक की हो चाहे प्राइवेट की हो, कि आपको वर्कलोड आपको ज्यादा रहता है, डिमांड ज्यादा रहती है, कंट्रोल कम। ठीक है, तो इस मॉडल के अनुसार अगर हम उसको लागू करें, तो अगर जॉब की डिमांड ज्यादा है तो उसका कंट्रोल भी उसके ऊपर बढ़ा देना चाहिए, ताकि वो एक्टिव रहे। अदरवाइज वो हाईली स्ट्रेस रहेगा, वो ज्यादा स्ट्रेन फील करेगा। ठीक है, यही सबसे जो सही पॉजिटिव चीज है ये। लो स्ट्रेन स्ट्रेस के टर्म में अच्छा है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी के टर्म में जो है गड़बड़ होता है। तो आपको काम ही नहीं है, खाली दूसरे को जो है कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जॉब कंट्रोल के द्वारा भी जो है स्ट्रेस को मिटिगेट कर सकते हैं। मैनेजरियल इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन, मैंने आपको इसके बारे में काफी कुछ पढ़ाया हुआ है। आईआर का जो सिलेबस था, इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन क्या है और उसके कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रेस के टर्म में आपको यही समझना है कि जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको उसके प्रो एंड कॉन्स पता होते हैं, तो अनसर्टेनिटी नहीं होती है कि आप क्या करना है, कैसे करना है, सब आपको पता होता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होता है। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी जो है आपके वो समाप्त हो जाती है। कंट्रोल ओवर द सिचुएशन आपका बढ़ जाता है। ओनरशिप की फीलिंग होती है कि जिस भी आप प्रक्रिया में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट डिसीजन। तो आप जब किसी चीज के प्रोसेस में होते हैं, किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो स्ट्रेस का परसेप्शन कम होता है। ठीक, अब मैं आपको अभी जो करंटली जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मिटिगेटिंग स्ट्रेस, उसके संदर्भ में बताऊं, तो जो सबसे पहला है वो एक्सटेंड फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन। जो आपका वर्क ऑप्शन है वो फ्लेक्सिबल, शेड्यूल जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे स्ट्रेस कम हो जाता है और वो व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी वर्क ऑप्शन में होनी चाहिए। ठीक है, जो शिफ्ट है उसके संदर्भ में बहुत हार्ड फास्ट जो है शेड्यूलिंग नहीं होनी चाहिए। वर्क का अरेंजमेंट और उसकी शेड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, काम आपको करना है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, एक काम आपको 1 हफ्ते में करना है, अब आपके ऊपर हो कि वो कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। दूसरी चीज है कि कॉम्प्रहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन को जो है देना चाहिए, क्योंकि जो है ये वेलनेस प्रोग्राम जो होते हैं, ये स्ट्रेस वर्क प्लेस पर मिटिगेट करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसमें जो कॉम्प्रहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम आज के डेट में है, उसमें आपको फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, लाइफ स्टाइल वेलनेस प्रोग्राम और भी काफी चीजें इसमें होनी चाहिए। कैसे एम्प्लॉइज का वेलनेस इंप्रूव किया जाए, अगर इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो दैट विल सर्टेनली मिटिगेट द वर्क प्लेस स्ट्रेस। तीसरा कि इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी लीडरशिप ट्रेनिंग। हमने भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की थी, लेकिन जो कंट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स है, तो यहाँ हाई क्वालिटी लीडरशिप ट्रेनिंग की बात। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप भी इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, जहां पर जैसी जरूरत हो, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सा जो प्रॉब्लम का जो है नेचर होता है वो एम्प्लॉय और बॉस के रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बॉस के जो व्यवहार की वजह से, उसके रिलेशन की वजह से स्ट्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, अगर वो अनफेयर हो, अनजस्टिस करने वाला हो, रूड हो, इस तरह का कुछ है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस ज्यादा। तो उसको मिटिगेट करने के लिए हाई क्वालिटी लीडरशिप प्रोग्राम जो है चलाए जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोचिंग न्यू मैनेजर्स, रिट्रेनिंग योर ऑर्गेनाइजेशनल माइक्रो मैनेजर्स, ये सब सारी चीजें
एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है बॉस का एम्प्लॉइज जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो ठीक रहे। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज क्या है, डेवलप इंक्लूसिव वर्क प्लेस पॉलिसीज एंड वर्क स्पेस। जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रेस का जो मेजर कॉज है उसमें डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कई तरह का होता है, कई लेवल पे हो सकता है, वो मैंने आपको उन सब चीजों के बारे में पहले बताया हुआ। एज से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड, इथनिसिटी से रिलेटेड, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर, तो वो हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करता है। उसके लिए एक जो है कॉम्प्रहेंसिव वर्क प्लेस पॉलिसीज होनी चाहिए, मतलब जीरो टॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करता है, ठीक है। अगर इसकी चर्चा मैंने लास्ट वाले क्लास में भी की थी। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को वर्क प्लेस पर से रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, तो स्ट्रेस अपने आप बहुत हद तक कम हो जाता है। और लास्ट है डिजाइन करियर मैप ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। मैंने करियर लैडर की चर्चा उसमें भी की थी, और यहाँ पे भी है कि करियर के लिए सभी लोग जो है चिंतित रहते हैं, जॉब सिक्योरिटीज, ठीक है, कल क्या होगा, कहाँ होऊंगा मैं, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा, तो कब कैसे कितना प्रमोशन आपको मिलेगा, किस किस काम के लिए, क्या आपको रिवार्ड मिलेगा, किस पोजीशन पर आप पहुंचेंगे। अगर आप एम्प्लॉयज का कैरियर मैप तैयार करते हैं, का डिजाइन करते हैं, तो वो उसका अनसर्टेनिटी वाला जो स्टेप है अबाउट द फ्यूचर, वो रिड्यूस हो जाएगा, और दैट विल मिटिगेट द वर्क प्लेस स्ट्रेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिटिगेटिंग वर्क प्लेस स्ट्रेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिटिगेशन में जो है, जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। यू कैनॉट रिमूव द सिचुएशन विच इज कॉजिंग द स्ट्रेस। जैसे बॉस अगर एब्यूसिव है, तो अगर प्रिवेंटिव मेजर लेना है, ठीक है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन मिटिगेशन में उसको रिट्रेन करना होता है। ये डिफरेंस दोनों एस्पेक्ट में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन दिस टॉपिक, mitigating workplace stress, या you can say mitigating organizational stress, ठीक है। अगर आपको अभी कोई क्वेरी है आज के इस लेक्चर से, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है, क्लियर है? क्लियर है सर। So thank you all for today's class. We will meet